वहां की जनता उनकी चीजों से इतना खुश है और वेस्ट भी खुश है उससे, तो हो सकता है कि सुप्रीम लीडर की जो एक पोस्ट है उसे खत्म करके वो मसूद को ही, जो वहां पे वर्तमान में है, सारी पावर्स उन पे ट्रांसफर कर दी जाए। जो फ्लाइट सऊदी जा रही है, उस सऊदी वाली फ्लाइट के अंदर जो पाकिस्तानी ट्रेवल कर रहे थे, तो वो अन्य जो यात्री थे, कटोरा लेके उनसे भीख मांगने लगे फ्लाइट के अंदर। हाँ, फ्लाइट के अंदर। इससे बड़ा मतलब बदतमीजी क्या होगी इस कंट्री के लिए कि कटोरा लेके फ्लाइट में ही पहुंच गए। रेयर अर्थ है और जब तक कि यूरेनियम है, जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक वो रुकने नहीं वाला है। और यही बात अमेरिका भी चाहता है, क्योंकि अमेरिका हमेशा अपनी हेजमनी इस सेंट्रल ईस्ट के अंदर बनाए रखना चाहता है। यूक्रेन के अंदर वो ये कह रहे थे कि भाई हम यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां के लोगों को बचा रहे हैं, उसकी लैंड बचा रहे हैं, उसकी सॉवरेनिटी को बचा रहे हैं, उसकी इंटीग्रिटी को बचा रहे हैं। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में ट्रम्प साहब ने कहा कि जितने तुम्हारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमें दे दो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अजय स्टार्क में। मैं अजय सैनी और मेरे साथ दिवाकर जी हैं। दिवाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध एक काफी आगे तक पहुंच चुका है और दिवाकर जी हमसे सवाल जवाब करेंगे और हम उनका जवाब देंगे। बहुत धन्यवाद भैया। दोस्तों, आज फिर से मैं भैया से बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जो मेरी खुद की वीडियोस हैं उसमें भी आपको ईरान के बारे में बहुत सारी जानकारी दे रहा हूं, लेकिन उन जानकारियों के पीछे जो विश्लेषण है उनका करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भैया जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, हर चीज़ की नॉलेज रखते हैं, बड़े से बड़ी एजेंसीज जो हैं वो उनके संपर्क में है, तो वो बताते रहते हैं कि क्या होने वाला है। तो फिलहाल मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। इजराइल का ये कहना है कि वो अटैक तो कर ही रहा है ईरान पे, वो साथ में रिजीम चेंज भी करना चाहता है और दोबारा से, जैसे 1979 में एक रेवोल्यूशन हुआ था ईरान के अंदर, क्रांति हुई थी जिसको इस्लामिक क्रांति कहते हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशन, ऐसे ही एक नया रेवोल्यूशन करना चाहता है और वहां पर अपनी सरकार बैठाना चाहता है, या तख्ता पलट करना चाहता है, या रिजीम चेंज करना चाहता है। तो इसको थोड़ा सा इलेबरेट कीजिए कि ये है क्या। देखिए, जहां तक ईरान और इजराइल की बात है, तो आपको अगर पता हो तो दोनों ही अपने आप को सेंट्रल ईस्ट में अपना ही आधिपत्य जमाना चाहते हैं, चाहे वो ईरान हो या इजराइल हो। और हमेशा आपको पता है कि इजराइल को हमेशा यूएसए ने सपोर्ट किया है और ईरान के साथ चाइना खड़ा है और रशिया खड़ा है। लेकिन आप ये देखो कि जैसे आपने ये कहा कि दोनों जब अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, इजराइल और ईरान, सेंट्रल ईस्ट के अंदर, तो सेंट्रल ईस्ट में आप देखो कि जो उसके आसपास के कंट्री हैं, चाहे वो जॉर्डन हो, सऊदी हो, या कुवैत हो, इराक हो, या इधर ये 4-5 जो कंट्री हैं, ये सारे कंट्री उसके हमेशा इन्फ्लुएंस रहते हैं। अभी जैसे इजराइल से और यूएसए इन्फ्लुएंस्ड हैं वो, तो ऐसे ही ये जो ईरान है ये चाहता है, इसने हूती के माध्यम से, हिजबुल्लाह के माध्यम से, हमास के माध्यम से, ये उन कंट्रियों पे, लेबनान वगैरह जो कंट्री हैं वहां पे अपने प्रॉक्सीज ने रख रखे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमारा दबदबा उस क्षेत्र में बना रहे। ऐसे इजराइल चाहता है दबदबा बना रहे। अब जब दो शेर आपस में लड़ते हैं, आपने गौर करा हो, तो राजा तो शेर के एक ही बनता है, क्योंकि कुर्सी एक ही होती है, तो एक ही को जिंदा रहना है। अब या तो ईरान उसकी सत्ता को एक्सेप्ट कर ले, या इजराइल ईरान की सत्ता को एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पर दोनों जो युद्ध हो रहा है वो आपस में वहां के जो पीपल्स हैं, यहूदी हो या मुस्लिम्स हो, उनके बीच का नहीं है। ये वास्तव में इन दोनों की का अहंकार ही है कि वो एक दूसरे को खुश नहीं देखना चाहते एज ए कंट्री। तो यहाँ पर क्योंकि इजराइल बहुत ज्यादा हावी है, क्योंकि उसके साथ एक सुपर पावर है अमेरिका। और आपको पता है कि दोस्तों, अमेरिका जहां जहां प्रण कर लेता है वो अपने प्रॉक्सीज बैठाने के लिए, आप देखो उसने प्रण किया था अभी लेटेस्ट बांग्लादेश के अंदर। तो उसने जो मोहम्मद यूनुस वहां के प्रेसिडेंट बने बांग्लादेश के, वो पहले यूएस में ही रहते थे और यूएस से आके वो सडनली प्रेसिडेंट बन गए। और पूरी सपोर्ट थी वेस्ट की, अमेरिका की, तभी वो मोहम्मद यूनुस वहां पे प्रेसिडेंट बन पाए। और जो वहां की प्रेसिडेंट थी वो उन्हें भाग के इंडिया आना पड़ा। तो वो यही चाहते हैं कि जो ईरान के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, गैस फील्ड है,
तो उनपे उसका आधिपत्य जमा लें वो। और जो शाह थे पहले 1979 से पहले, उनकी सत्ता दोबारा से आ जाए। हालांकि शाह तो नहीं है, लेकिन हाँ उनके बेटे हैं, तो उनके बेटे जो अभी अमेरिका में निर्वासित हैं, तो वो फिर से आने की प्लानिंग कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल के माध्यम से। एक वो रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं, जैसा 1979 में खुमैनी साहब लेके आए थे, वैसी वो रिवॉल्यूशन लेके आने की फिराक में। और कहीं ना कहीं वो हल्के हल्के देखने में भी लग रहा है कि वो माहौल बन रहा है वहां पे ईरान के अंदर। ईरान के लोग तेहरान छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि मिसाइल्स गिर रही हैं। और अगर आपको किसी भी कंट्री पे कब्जा जमाना है तो आपको पता ही है कि सबसे पहले हमला जो होता है वो कैपिटल पे होता है। और जब कैपिटल पे हमला हो जाता है तो कैपिटल में ही सारी उनकी मिनिस्ट्रीज होती हैं, सारे उनके वो होते हैं, संसद होती है, असेंबली वगैरह होती है, वहीं प्रेसिडेंट बैठते हैं, वहीं उनके सारे टीवी चैनल होते हैं। अगर उन पे सब ने उसी पर आधिपत्य उनका जमा लिया इजराइल ने, अमेरिका ने, ऑब्वियस बात है वो उसे इन्वेड करके उसे जीत जाएंगे। इन्वेड करा और जीत गए उसे। तो आपने देखा होगा कि अभी लेटेस्ट जो खबरें आ रही हैं कि उधर नेतन्याहू छोड़ के भाग गए कंट्री, वो सेफ बंकर में जाके छुप गए, और इधर खुमनई साहब छोड़ के चले गए। उनकी जो रिवॉल्यूशन गार्ड है, उन्होंने सारी ताकत, सारी पावर उसे दे दी है, और कि अब जो आपको सूट करे, जो फिट लगे, और जो युद्ध जीतने के लिए आपको जो भी डिसीजन लेना पड़े आप लो। कब, कहां, क्या हमला करना है, कौन सी मिसाइल यूज करनी है, कौन सा ड्रोन यूज करना है, वो सब हमने आप पे छोड़ दिया। तो आप ये देखो कि ये डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रही है, तो हो सकता है बहुत जल्दी एक निष्कर्ष आ जाए। जो अभी देखने में लग रहा था कि ईरान और इजराइल का युद्ध है, ये ईरान वर्सेस इजराइल एंड अमेरिका है। राइट। क्योंकि आप देखो ब्रिटेन ने भी तो उसे सपोर्ट कर दिया पीछे, और 3-4 कंट्री और पीछे खड़े हो गए। अमेरिका जहां खड़ा होगा उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा वेस्ट को भी। अगर कल को वेस्ट उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, अमेरिका के साथ नहीं खड़ा हुआ, और अमेरिका ने जैसे पल्ला झाड़ दिया अभी यूक्रेन से, तो कल को तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। फ्रांस के साथ हो सकता है, ब्रिटेन के साथ हो सकता है, इटली के साथ हो सकता है, स्पेन के साथ हो सकता है, जर्मनी के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक रिजीम चेंज करने की वो है। और ये ईरान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर कब्जा करने की ओर है, और वहां पे अपना पपेट बैठाना चाहते हैं, जिससे कि उनकी सत्ता को सेंट्रल ईस्ट के अंदर कोई भी कभी भी उसे चैलेंज ना कर पाए। और उनकी हेजमनी हमेशा, यानी कि उनका हैंड हमेशा बना रहे। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि भाई यहाँ पे खुमनई बैठा रहे। और वो खुमनई को उन्होंने कह दिया है, पहले तो वो कह रहा था अमेरिका के भी मेरा युद्ध से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब अमेरिका ने अपने सारे लोग वहां से निकाल लिए, आपने जितने भी एसेट्स है वहां से निकाल लिए, तो उसके बाद अब अमेरिका के ट्रंप साहब ने कह दिया कि भाई नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, अब तो हम खुमनई को भी नहीं छोड़ेंगे। और इजराइल ने भी ये बात कह दी। तो अब ये युद्ध जब तक नहीं रुकेगा, और मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि इजराइल जब तक डिजायर्ड उसका जो ऑब्जेक्ट है उसे नहीं पालेगा, तब तक वो ये युद्ध रुकने नहीं वाला। युद्ध का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, ऐसे इजराइल का एक लक्ष्य है, वो उसे पालेगा। लेकिन जैसे कि भैया इजराइल यहाँ पर ये नहीं कहता कि मुझे रिजीम चेंज करनी है, कि मुझे अपने सोर्सेज चाहिए या ऑयल चाहिए ईरान का। वो तो ये कहता है कि पहले दिन से, जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था ईरान के अंदर, जो वहाँ की इस्लामिक गवर्नमेंट है वो पहले दिन से ये कह रही है बिना बात के इजराइल को ख़त्म करना है, इजराइल को ख़त्म करना है। दूसरी चीज़, इजराइल कहता है कि मैं किसी भी इस्लामिक कंट्री को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने दूंगा। पहला टारगेट मेरा ईरान है, दूसरा होगा पाकिस्तान। तो और जबकि ये भी हुआ था जब इंदिरा गांधी का टाइम था, इजराइल ने कहा भी था कि मैं न्यूक्लियर इसके नष्ट कर दूंगा, आप मेरी मदद करो। लेकिन उस टाइम जो भी सरकार का निर्णय रहा होगा। तो फिलहाल इजराइल ये नहीं कह रहा कि मेरे को रिसोर्सेज चाहिए, वो कह रहा है कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने दूंगा किसी भी इस्लामिक कंट्री को। देखिए, हमेशा जब भी आपने देखा होगा, जब भी युद्ध होता है तो जो आपके मन में होता है आप वो जनरली छुपा के रखते हो, और ऐसी चीज पे जनता को फोकस कराते हो जिससे उसका कोई मतलब नहीं होता। वहां पे एक ऐसी चीज बताई जाती है जो बिल्कुल एथिकली बिल्कुल सही हो। तो यहाँ पे आप ये देखो यूक्रेन के अंदर क्या हुआ। यूक्रेन के अंदर वो ये कह रहे थे कि भाई हम यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां के लोगों को बचा रहे हैं, उसकी लैंड बचा रहे हैं, उसकी सॉवरेनिटी को बचा रहे हैं, उसकी इंटीग्रिटी को बचा रहे हैं। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में ट्रम्प साहब ने कहा कि जितने तुम्हारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमें दे दो, और उन्होंने वो डील ले ली उससे। देखा ना, देखा आपने, तो वो डील ले ली उन्होंने उससे। तो पहले तो आपको उकसाया जाएगा,
पहले आपको आपको बताया जाएगा कि ये जो हम युद्ध कर रहे हैं वहां की जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं और वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका मोटिव क्या है? उनका मोटिव है अपनी बादशाहत कायम रखना, और जो उनकी बादशाहत को चैलेंज कर रहा है, उनकी बादशाहत को चैलेंज कर रहा है, उस चैलेंज को नेस्तनाबूद करना। तो आप ये देखो कि इजराइल जब तक नहीं रुकने वाला, जब तक कि उसे ये ना लगे कि ईरान के पास जो भी परमाणु बम बनाने वाली जो सामग्री है, जो मटेरियल है, जो रेयर अर्थ है, और जब तक कि यूरेनियम है, जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक वो रुकने नहीं वाला है। और यही बात अमेरिका भी चाहता है, क्योंकि अमेरिका हमेशा अपनी हेजमनी इस सेंट्रल ईस्ट के अंदर बनाए रखना चाहता है। आप ये देखो दोस्तों कि इस समय इतने सारे मुस्लिम कंट्री हैं, कोई भी ईरान की सपोर्ट में नहीं आया। क्यों? क्योंकि सभी जगह अमेरिका ने अपनी पपेट सरकारें बैठाल रखी हैं, या फिर उन्हें किसी ना किसी वजह से उन्हें दबा रखा है, चाहे वो लोन के माध्यम से हो, अपनी आर्मी के माध्यम से हो, एयरफोर्स के माध्यम से हो, या फिर उन्हें पैसा देके हो, जिस तरीके से भी है उसने दबा रखा है। अब इजराइल नेतन्याहू जी ने खुल के कई बार कह दिया कि मैं तब तक नहीं रुकने वाला जब तक कि इनके न्यूक्लियर बम बनाने वाली सामग्री खत्म ना कर दूं। और उसका पहला टारगेट ईरान है और दूसरा टारगेट है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान हर चीज पे कूदता है कि ये बम जो है ये मुस्लिम कंट्रीज के लिए है, मुस्लिम कंट्रीज को सेव करने के लिए है, और एटम बम हम तब चलाएंगे जब हमारी कोई मुस्लिम कंट्री या हमारा कोई भाई जो मुस्लिम कंट्री में है उसे किसी अन्य कंट्री से परेशानी हो रही है जो अन्य रिलीजन का है, तब हम इस एटम बम को यूज करेंगे। अच्छा भैया, अगला मेरा क्वेश्चन पाकिस्तान को ही लेके है। आपकी बात को यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ कि पाकिस्तान जहाँ एक तरफ कहता है कि इजराइल हमारा दुश्मन है, ईरान हमारा दोस्त है, वहीं इसके जो जर्नल है जिसके जैकेट पे बहुत सारे जो है सिक्के टंग रहे हैं वो अमेरिका जाता है और ट्रम्प से मुलाकात करता है, और अमेरिका उसको दावत देता है, उसको जो है लोन की जो भीख है वो देता है, और एकदम से क्या होता है कि वो अमेरिका को अपना एयर स्पेस भी देता है, अपना जो है जहाँ पे फाइटर जेट्स रहते हैं वहां भी खड़ा हो जाते हैं, उनके बॉम्बर खड़े हो जाते हैं। तो कहने का जो मतलब है वो ये है, क्या पाकिस्तान ने पूरी तरीके से ईरान के साथ गद्दारी कर दी? जहां तक मुस्लिम ब्रदरहुड और उम्मा की बात होती है, तो अभी कहाँ है मुस्लिम ब्रदरहुड और उम्मा? देखिए, ये सब बातें कहने में अच्छी लगती हैं। ये भिखारी कंट्री है पाकिस्तान, जो कटोरा लेके कभी सऊदी के पास पहुंच जाता है, कभी टर्की के पास पहुंच जाता है, कभी अमेरिका के पास पहुंच जाता है, कभी वर्ल्ड बैंक के पास पहुंच जाता है, कभी IMF के पास पहुंच जाता है, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास पहुंच जाता है। ये भिखारी कंट्री है, इसे जो भी पैसा देगा उसके साथ खड़ा हो जाएगा। इसे ना तो इस्लाम से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, ना उम्मा से मतलब है, इसे किसी चीज से मतलब नहीं है। जो इसे भीख दे देगा, इसके कटोरे में पैसे डाल देगा, ये उन्हीं लोगों के लिए काम करेगा। आपने देखा होगा कि इनका प्रेसिडेंट की इतनी औकात नहीं है कि अमेरिका उसे इनवाइट करे। उसे भी पता है कि वहां के आर्मी जो चीफ है वही सब कुछ है, पूरे पाकिस्तान को वही कंट्रोल करता है। इसलिए उन्हें पता है, सरपास करके इन्होंने आर्मी चीफ को बुलाया है, ना कि वहां के प्रधानमंत्री को, शहबाज शरीफ को। तो ये शहबाज शरीफ के मुंह पे कितना बड़ा तमाचा है। एक जर्नल जो हारा हुआ है उसने खुद ही हार पहन लिया मेडलों का। भाई तुम ये देखो, किस चीज का हार पहना तुमने? कि तुम इंडिया से हार गए? किस चीज का हार पहना? कि तुम एक अपने मुस्लिम कंट्री की हेल्प नहीं कर पाए? ईरान को आज तुमने धोखा दे दिया, उसके पेट में छुरा भोंक दिया तुमने। तुमसे बड़ा तो यार कोई मतलब गंदा आदमी कोई होगा नहीं, जितने ये गंदे आदमी हैं। आप ये देखो, इनके जब पाकिस्तान में इतनी भुखमरी आई और लोगों ने भीख देना बंद कर दी, तो जो फ्लाइट सऊदी जा रही है, उस सऊदी वाली फ्लाइट के अंदर जो पाकिस्तानी ट्रेवल कर रहे थे, तो वो अन्य जो यात्री थे, कटोरा लेके उनसे भीख मांगने लगे फ्लाइट के अंदर। हाँ, फ्लाइट के अंदर। इससे बड़ा मतलब बदतमीजी क्या होगी इस कंट्री के लिए कि कटोरा लेके फ्लाइट में ही पहुंच गए। और जब इन पे पैसा नहीं होता तो ये पता है आपको, चाइना को अपने गधे बेचते हैं, और गधे पे इतनी बड़ी क्वांटिटी भेजते। मैं तो सोचता हूँ ये गधे कंट्री ये पैदा यही हो सकते और कहीं नहीं हो सकते। ये खासियत इन्हीं की मिट्टी में है। ये भी एक रिकॉर्ड
है कि हवा में भी किसी ने भीख मांगी है। ये पहली बार हुआ है हवा में भी किसी ने भीख मांगी है। तो भाई ये इजराइल ये धोखेबाज कंट्री है, ये भिखारी कंट्री है, इसे जो भी भीख देगा उसके पास पहुंच जाएगा। जैसे वो देख रहा है ना आपने कुत्ते के आगे जब भी कोई बोटी डाले तो कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ आ जाता है, तो ये वो वाला कुत्ता कंट्री है। और अमेरिका ने जरा सी रोटी डाली उसे और वो दाना डाला और बोटी डाली और ये उसके पास पूंछ हिलाते हुए पहुंच गया, जी बाबू जी बताओ 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 और थोड़ी सी भीख दे दो, हम तुम्हारी सेवा में तत्पर है। अच्छा भैया, अब बैक टू द पॉइंट, और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो जैसे आप बीच में जिक्र कर रहे थे रजा शाह पहलवी, हाँ। जो कि लास्ट किंग थे पर्शिया के या ईरान के, उनके अब पोते हैं शायद अमेरिका के अंदर। अब वो पूरी तैयारी के साथ है कि भैया अब तो रिजीम हटने वाली है, अब मैं जाके वहां राजा बन जाऊंगा। और जहां तक मैं ईरान के लोगों को जानता हूँ, जो कि मैं बहुत करीब से जानता हूँ, वो कभी भी किसी भी राजा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये इसकी जो सोच है पहलवी की, ये कितने हद तक सही है, और सिर्फ क्या ख्याली पुलाव पका रहा है अमेरिका में बैठ के, या फिर कुछ इसमें जान है? देखो ठीक है आपको नॉलेज है, लेकिन फिलहाल चीजें ईरान के कंट्रोल में तो नहीं है, क्योंकि उसने जितनी भी मिसाइल बनाई हैं और जितने भी उसने बंकरों में रखी हैं, वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन कितने दिन का स्टॉक है, कब तक चलेंगी वो। लेकिन इसराइल के पास, इसराइल ने जो बनाया अपने पास वो तो खुद है ही, लेकिन उसे सपोर्ट करने वाला कौन है? पूरा वेस्ट, पूरा अमेरिका। तो ये इतना मारेंगे जैसे ये गाजा को मारते गए ना, फिलिस्तीन को मारते गए, और तब तक नहीं गए जब तक उसने बर्बाद नहीं कर दिया, ये तब तक मारेंगे उसे। तो रिजीम तो चेंज होगी अब, आप में कोई भी नहीं रोक सकता। अब देखने वाली बात यह है कि रजा साहब पहलवी आए और 2.0 कहलाए वो, तो वो देखने वाली बात है। लेकिन अब ईरान के लोगों की बात कर लें तो मैं तो ये चाहूंगा कि अगर रिजीम चेंज हो रही है तो हो जाए, बेशक हो जाए, और होनी भी चाहिए, क्योंकि 1979 से लेकर अब तक कितने हो गए, 25 और 45 46 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो 46 सालों में यार सरकार तो चेंज होनी चाहिए, क्योंकि आदमी बोर हो जाता है। और बेंचमार्क कैसे मिलेगा आपको एक जो सोच बन गई है कि आपको इसी जो हमने रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, जो हमने आपके लिए, मतलब जो भी चीज है जो फिक्स है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या उसमें ह्यूमन रिसोर्स के क्षेत्र में, वो सारी की सारी वैसे ही हैं। आप उनमें परिवर्तन कब आ सकता है? जब रिजीम चेंज हो, क्योंकि जब नई सोच वाला बैठेगा, नेता बैठेगा, तो वो नए तरीके से काम करेगा और वो बेटर तरीके से काम करेगा, जिससे कि लोगों में वाहवाही हो उसकी, जिससे सरकार उसकी की पहले से ज्यादा और ज्यादा लोकप्रिय हो जाए। तो मुझे लगता है सरकार चेंज होनी चाहिए, लेकिन वेस्ट के माध्यम से ना हो, ज्यादा अच्छा है। अगर वेस्ट के माध्यम से हुई तो जैसे हमारे लिए, इंडिया के लिए खतरा हो गया बांग्लादेश, जो अभी हमारा छोटा भाई हुआ करता था या हमारा पोता हुआ करता था, पोता ही हुआ, और क्या पाकिस्तान लौंडा, और वो लौंडे का लौंडा, हमने पाकिस्तान में से तो निकाला तो हमारा पोता हुआ। तो उस केस में तो वो हमारे सर पे चढ़ के बैठने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसे निपटा देंगे हम, और निपटा भी दिया अभी तक। तो अगर वहां पे रिजीम अमेरिका चेंज कराता है, वो अपनी पपेट सरकार बैठा लेगा, और उस केस में इंडिया के लिए नुकसान है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि वहां की जो जनता है वो अपना कोई नेता चुन ले और रिजीम चेंज करा दे, अगर शाह के आने से पहले ही कर दे वो। और ये मैं तो ये कहूंगा कि खेमनी साहब, आपको ऐसा अगर लग रहा है कि भाई तुम्हारी सत्ता की वजह से इतने ईरानियों की, या उसे गाजा ना बना दे अमेरिका, या इजराइल गाजा ना बना दे, तो मैं तो चाहूंगा सत्ता परिवर्तन कर लो और कोई एक ऐसी सरकार ले आओ जो मिक्स सरकार हो, जो आज की आधुनिक लोगों से भी मिलके चले। और आपका जो विरोध है तो विरोध भी शांत हो जाएगा, बेस्ट की सरकार भी नहीं बन पाएगी, आपकी सरकार आपके लोगों के द्वारा ही चुनी हुई सरकार होगी। कुछ समय पहले अगर नेतन्याहू साहब ईरानी इंटरनेशनल टीवी पर आए थे और उन्होंने खेमनी के बारे में खूब भला बुरा कहा, लेकिन जो वहां के प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में, मसूद, उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इजराइल को सबसे ज्यादा परेशानी वहां के सुप्रीम लीडर से है, खेमनी से,
ना कि वहां की जनता से और वहां के प्रेसिडेंट से। वहां पे वो हो सकता है कि क्योंकि उन्होंने उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति उनकी जो लिबर्टी है या उनके जो रिफॉर्म्स हैं और वो जो वहां की जनता के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वहां की जनता उनकी चीजों से इतना खुश है और वेस्ट भी खुश है उससे। तो हो सकता है कि सुप्रीम लीडर की जो एक पोस्ट है उसे खत्म करके वो मसूद को ही, जो वहां पे वर्तमान में है, सारी पावर्स उन पे ट्रांसफर कर दी जाए। और इससे क्या होगा कि जो रजा पहलवी हैं, जो शाह के वंशज हैं, तो उन्हें भी, जो अमेरिका में निर्वासित हैं, तो उन्हें आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उस केस में, क्योंकि वो ऑलरेडी राजशाही से परेशान है, एक सुप्रीम लीडर से और एक यहाँ पे ये शाह वाले। तो उन्हें अभी इन दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए तो वो चाहिए जो वहां की जनताओं का चुना हुआ हो और उनके रिफॉर्म्स की बात करता हो, उनके अधिकारों की बात करता हो, और अब तक दिलवाए भी हैं। और जब से मसूद आए हैं तब से काफी सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। और सुप्रीम लीडर की यानी खुमनेई साहब की और मसूद की कभी बनती भी नहीं है, अंदर खाने उनका काफी मतभेद हैं उनके, और इस वजह से सबके सब लोग खुमनेई के खिलाफ हैं। तो दोस्तों, मैं तो ये चाहूंगा अगर रिजीम चेंज हो तो शाह के माध्यम से ना हो या शाह के वंशजों के माध्यम से ना हो, वो रिजीम चेंज हो वहां की चुनी सरकार के द्वारा। वहां की जो चुनी सरकार है उसे ही सारी पावर डेलीगेट कर दो, क्योंकि वहां की जनता ने ही उसे चुना है। दोस्तों, नई अपडेट आपके लिए हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। मैं अजय, और धन्यवाद दिवाकर जी आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।